हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 की ये जो जियोग्राफी की पुस्तक है। इस पुस्तक का पाठ 1 हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि जो है मैम इस क्लास की और ये वाली पुस्तक की वीडियो चाहिए जियोग्राफी की कक्षा 8 की। तो उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 की इस पुस्तक का पाठ 1। अभी पिछली जो वीडियो थी वो कक्षा 8 की विज्ञान भी हमने शुरू किया था, तो अभी हम वो सब साथ में लेकर चलेंगे। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज हम देखेंगे इसी क्रम में पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 की इस पुस्तक का पाठ 1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पाठ का नाम है संसाधन। ठीक है, तो हम इस पाठ में संसाधनों के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे कि संसाधन किस प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित, प्राकृतिक संसाधन, तो इन सब के बारे में देखेंगे। दिया गया है यहाँ पर, आप अपने दैनिक जीवन में घर और आसपास पानी, रिक्शा, साइकिल, बस, पुस्तक, कुर्सी, घरों में बिजली, पंखा आदि अवश्य देखते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्या है? आइए जानें। आपको प्यास लगने पर आप जो जल पीते हैं, घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग में लाई गई साइकिल, रिक्शा या बस, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक और बैठने के लिए कुर्सी, मेज, ये सभी संसाधन हैं। क्या है? संसाधन। ठीक है, इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आप द्वारा किया जाता है, अर्थात इन सभी वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। संसाधन किसे कहते हैं? एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में संसाधन होते नहीं हैं, बल्कि प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। ठीक है, जैसे धरती पर कोयला लाखों वर्षों से उपलब्ध था, किंतु कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज की। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी सही है। संसाधन होते नहीं, बल्कि मनुष्य जो है अपने ज्ञान और तकनीकी के आधार पर इसे उपयोगी बनाता है, और जब ये उपयोगी हो जाते हैं तब ये संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं, रसायनों, फसलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि पर्वतीय भाग या मरुस्थल क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, किंतु ये भी संसाधन है। ठीक है, आगे है संसाधनों के प्रकार। तो कितने प्रकार के संसाधन होते हैं ये देखते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं संसाधन, प्राकृतिक और मानव निर्मित या मानव संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन में आता है हमारा जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा यानी कि मिट्टी, और फिर मानव निर्मित संसाधन में आता है घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि। आगे बढ़ते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन को विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं, जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा भी हो गई कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार के रूप में मिले हैं, जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के उपयोग करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता। जैसे कि जल में बिना किसी बदलाव के ही हम उसे उपयोग में लाते हैं, भूमिगत जल को। ठीक है, इन्हें पर्यावरण से सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? ठीक है, तो ये बच्चों से चर्चा के लिए है। बच्चे आपस में जो है वो चर्चा करेंगे कि और ऐसे कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं, तो यहाँ पर उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को सामान्यतः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी संसाधनों का वर्गीकरण में 2 भाग थे, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो फिर उसके बाद जो है प्राकृतिक में अब 2 भाग हैं, 2 भागों में इनको बांटा गया है, एक नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन देखते हैं क्या है। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि कभी न समाप्त होने वाले संसाधन है, अतः इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध है। मनुष्य इनका उपयोग चाहे जितनी मात्रा में करे, इनकी मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।
ठीक है। ये मनुष्य चाहे जितनी भी मात्रा में, जैसे सूर्य का प्रकाश है, पवन है, वायु है, ये सब जो है विशेष प्रभाव नहीं होता, मनुष्य चाहे इसका कितनी भी मात्रा में प्रयोग करे, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यद्यपि मानवीय क्रियाकलापों से ये संसाधन अनुपयोगी हो सकते हैं, जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन मानवीय प्रयासों से भी उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधों को लगाकर हम वन संसाधन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो वायु प्रदूषण कैसे होता है आप जानते ही, जैसे पटाखों से, तो ये सब हम खुद ही करते हैं, इन्हें दूषित करते हैं और फिर जो है ये हमारे लिए नुकसान करते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा नवीकरणीय संसाधन और इसमें मुख्यतः है सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु, ये सब आते हैं। फिर आगे है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो भूतकाल में निर्मित हुए हैं, जिनका भंडार सीमित मात्रा में है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रकृति में उपलब्ध धातुएं और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ऐसे संसाधनों के पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जो कि मानव जीवन की अवधि में बहुत अधिक है। इसलिए ऐसे संसाधनों का संरक्षण बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए ये उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। तो अनवीकरणीय संसाधनों में क्या आता है? मुख्यतः जीवाश्म ईंधन, धातुएं आती हैं। जीवाश्म ईंधन में ये जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब आते हैं। ठीक है। आगे है मानव निर्मित संसाधन। तो अब इसे देखते हैं। अभी हमने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जाना, अब हम देखेंगे मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। जब प्रकृति में उपलब्ध किसी पदार्थ का मूल रूप मानव द्वारा अपनी उपयोगिता के आधार पर बदल दिया जाता है तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। ठीक है। मानव निर्मित संसाधन की ये हो गई परिभाषा कि जब प्रकृति में कोई वस्तु या पदार्थ या जो है कोई चीज़ उपलब्ध है तो हम उसे जो है जब अपनी उपयोगिता के आधार पर, अपने उपयोग करने के आधार पर जब उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, उसमें कुछ बदलाव करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन से वो हमारा बन जाता है मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। आगे देखते हैं। आइए देखें, लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार अब लोहे से निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती हैं। ठीक है। क्योंकि लोहा प्रकृति में उपलब्ध था, फिर उससे जब बनाया गया पुल, बांध, सड़क, ये सब, तो ये हो गई हमारा मानव निर्मित संसाधन। ठीक है। आप अपने परिवेश में उपयोग में की जा रही मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। ठीक है। तो ये बच्चों के लिए है, आप बच्चों से बनवाएं कक्षा में। आगे है मानव संसाधन। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। ठीक है। अभी हमने जो पीछे ये चीज़ देखी थी कि एक होता है, आप देखेंगे ये चीज़ जो है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, यहाँ मानव को ही जो है मानव संसाधन के रूप में वर्णित किया गया है और उसकी ही चर्चा यहाँ पर हो रही है। ठीक है। तो मानव संसाधन क्या है इसको एक बार देखते हैं। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तकनीकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। संसाधन संरक्षण क्या है देखते हैं। कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं तो क्या होगा। यहाँ दिया गया है, यहाँ बच्चों से चर्चा कराएं इस बात पर कि यदि जो है वृक्ष कट जाए तो क्या होगा। तो जैसा कि वो विज्ञान में पढ़ते ही हैं कि वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो उस आधार पर वो जो है उत्तर देंगे कि हमारे जीवन पर क्या असर होगा। ये कहीं ना कहीं इसलिए भी है कि जो हम पूर्व में जो किताबें पढ़ाते हैं बच्चों को, उससे इसमें जो जब उत्तर देंगे तो उस ज्ञान को इसमें रिपीट करेंगे। ठीक है। क्या आप जानते हैं, यहाँ बॉक्स में दिया गया है, भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय है। सन 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आप भी अपने देश के लिए बहुमूल्य संसाधन हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आइए समझें, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के अभाव में जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव हो जाएगा।
ठीक इसी प्रकार यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वे भी हमारे लिए दुर्लभ हो सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन तो निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने अभी देखा था संसाधन संरक्षण क्या है, तो इसका उत्तर यहाँ पे है शॉर्टकट में। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। ध्यान रहे, संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, तो इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं, जिसमें ये ध्यान देना है कि जो हम संसाधन उपयोग कर रहे हैं वो इस प्रकार से उपयोग करें कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इससे लाभ उठा सके। ठीक है, सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र क्या क्या हैं इसको देखते हैं। पहला है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, फिर दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना, और फिर तीसरा है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। ठीक है, आगे है समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, और फिर आगे है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। आगे के अंत में, इस पाठ के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, देखते हैं। क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने 25 सितंबर 2015 को, ठीक है, कब 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया है। इन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने अपनी सहमति प्रदान की है। इन लक्ष्यों में 5P पर बल दिया गया है। लोग, पीपल, ग्रह, प्लैनेट, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, शांति, पीस और भागीदारी, पार्टनरशिप। ठीक है, ये हो गया 5P। तो क्या है 5P? पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी और पीस और पार्टनरशिप। तो ये हो गया 5P, इस पर बल दिया गया है। और आगे है संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना 2 अक्टूबर 2015 को सौंपी। ठीक है, जिसमें भारत ने वर्ष 2020 तक अपनी 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोतों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास और परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 1, और आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 2, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी होने वाली है आपके लिए। और ये जैसे ये वाले पार्ट में आपने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इकट्ठा की, जैसे मानवीय संसाधनों के बारे में जाना, आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 2, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।